Welcome to SESH Publication. So today we are having Devraj sir with us. Firstly, I would like to congratulate you, sir, for having your book published with us. तो अब जब आपकी बुक Amazon और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है, so how are you feeling, sir? देखिए, किसी भी लेखक की जब मेरी दुखी मेहनत थी, मेरी किताब अगर वो आज प्रकाशित हो रही है, पब्लिश हो रही है, वो भी इतनी बड़ी, इतनी अच्छी जो सुविधाएं देने वाली पब्लिकेशन है, तो मुझे अच्छा ही फील हुआ। That's great, sir. सर सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए कि इस किताब में हमें क्या जानने को मिलेगा। जी, दर्शन शास्त्र जो होता है, जिसे हम फिलोसफी बोलते हैं, वो देखने के लिए बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। लोग उसे जब पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर उसके लिए डिग्रियों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने उसको बस समेट के एक छोटी पुस्तक के अंदर रखा है, जिससे लोग उसे पढ़ें, उसके बाद पढ़ने के उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है गागर में सागर। गागर में सागर का अर्थ होता है कि किसी छोटी चीज के अंदर किसी बड़ी चीज को समाहित करना। मतलब इसे अपनी आम भाषा में कहें तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो मैंने उसी तरह अपनी पुस्तक को राइट किया है। जबकि मेरे 16 साल है, मैंने लगभग 200 से अपर दर्शन शास्त्र की बुक्स पढ़ी। उसके बाद मैंने फिर उनके ऊपर स्टडी अच्छे से की। उनके उसके बाद मैंने फिर अपनी बुक पब्लिश की है, और ऐसी मैंने अभी 7 बुक्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों के पास वो भी आएंगे। अमेजिंग सर, दैट्स रियली अमेजिंग। सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको लिखने के अलावा और क्या क्या करना पसंद है। जी, मैं लिखने के अलावा जैसा कि गिटार बजाना जानता हूँ, और हारमोनियम प्लेयर भी हूँ, तबला भी बजा लेता हूँ, सिंगिंग भी आती है, और थोड़ा बहुत लिखना भी जानता हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सर जैसे कि आपने कहा कि आपने भारतीय दर्शन पर काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो एक जी जी। छोटा सा अगर आप क्रक्स दे पाए, हमें समझा पाए कि जो चीज आपको इसमें सबसे ज्यादा मूल्यवान लगी, जो आपको लगता है कि हाँ ऑडियंस को पता होनी चाहिए, सो उसके बारे में कुछ जी, दर्शन शास्त्र का जो मेरी बुक किताब है उसके अंदर अगर मैं बताना चाहूँ, तो मुझे 3 4 पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लगे जिन्हें सबको समझना चाहिए। दर्शन शास्त्र का लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा अगर लोग उसको समझना चालू करें। पहली चीज, जो गॉड, भगवान के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बिल्कुल। जैसे अलग रिलीजन है तो अलग अलग लोग अपने भगवानों को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं, और इसके ऊपर आए दिन विवाद भी हो जाते हैं। एक दूसरे के गले काटे जाते हैं, लोग परेशान करते हैं, कोई उनकी जो अन्य जाति का व्यक्ति है उसको परेशानी होती है इसके कारण। तो मैंने भगवान को वहां पे प्रूव किया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी जो सबसे मेन टॉपिक है वो है बेरोजगारी। आज जो समाज में गलत गलत काम हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कारण हो रहे हैं। अगर मैं खाली अगर मैं आज खाली बैठा हूँ, मैं पुस्तक भी नहीं लिख रहा, कोई अपना काम नहीं कर रहा, तो फिर मेरे दिमाग को कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जी। वही हाल हो जाता है। फिर लूट मार करता है, छेड़खानियां करता है, रेपिस्ट बन जाता है। इस तरह फिर समाज दूषित हो जाता है। तो ऐसे करके, और तीसरा टॉपिक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो लगा नारीवाद और दहेजवाद। तो आज दहेज के ऊपर महिलाएं जलाई जाती हैं, हमारी बहनें जला दी जाती हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा है, और अभी आगे भी आने वाला है। अमेजिंग सर। सर जैसे आपने नारी के बारे में बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम आज की नारी को कंपेयर करते हैं पुराने समय वाली से, तो आपको क्या लगता है किस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट आया है और क्या इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है हमारी सोसाइटी को। जी देखो, पहली चीज, मैंने अपने बुक के अंदर एक चैप्टर लिखा है अर्धनग्नता। का मतलब होता है न्यूडिटी। जो लोग मतलब छोटे वस्त्र पहनते हैं, ना कि मैं उसके अंदर केवल स्त्रियों को ही नहीं समूहित करता, मैं लड़कों को भी बताना चाहता हूँ जो आज छोटे वस्त्र पहने जा रहे हैं। छोटे वस्त्र मतलब ये नहीं है कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। हम अभी हम आप स्लीव्स में, आप भी आप स्लीव्स में हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये छोटे वस्त्र हो गए। छोटे वस्त्र वो होते हैं जो मर्यादा को तोड़ दें, और जो मर्यादा को भंग करने वाले वस्त्र हैं, वो अगर पहन के निकलते हो तो कोई इंप्रूवमेंट, कितना भी पढ़ा लिखा समाज हो, कितना भी शिक्षित हो जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर समाज को दूषित कर रहे हैं, मर्यादा को छोड़ रहे हैं, तो फिर आपकी कोई शिक्षा नहीं, कोई कोई फायदा नहीं। ओके सर।
जी सर, तो आपकी किताब में आपने काफी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है, तो आपके हिसाब से सोसाइटी में अभी कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं जिन पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए और जिन पे काम भी होना चाहिए? जी देखो, पहली समस्या तो एक लेखक होने के नाते मुझे सबसे बड़ी लगती है मोबाइल। सर। मोबाइल सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई पड़ती है। हम लोगों की जिंदगी में सबसे अगर जो अच्छी चीज है वो है किताब, क्योंकि किताब से ही हम लोगों का जीवन है। लेखक का मतलब होता है वो पुस्तक में कुछ लिख रहा है, अगर पुस्तक में लिख रहा है तो मोबाइल में लगे हुए हैं। पुस्तक पढ़ने का किसी को वक्त ही नहीं है। आज हम किताबें लिख रहे हैं, इनकी जो सेल्स इतनी डाउन हो रही है, रीजन क्या है कि केवल मोबाइल है। मैं ये नहीं कहता मोबाइल बेकार चीज, आज हम दोनों लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, ये किस लिए कर पा रहे हैं? मोबाइल की बात। लेकिन अगर मोबाइल ही दुश्मन बन जाए, कहा गया है कि अगर किताब खत्म हो जाए तो दुनिया खत्म हो जाए। किताबों का इतिहास किसी को नहीं पता है। पता ही कितनी कितनी पुरानी बुक्स आज लोग कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि आप इजिप्ट में जाइए, इजिप्ट में पिरामिड देखेंगे तो उनपे कुछ अंक कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उस टाइम की बुक्स थी, वो बुक्स थी, लेकिन आज के टाइम मोबाइल आ चुका है तो लोग इतने ज्यादा उसके अंदर बिजी हो चुके हैं। इवन मैं खुद मोबाइल में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं भी बहुत कम टाइम दे पाता हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ। और इसलिए मुझे मोबाइल सबसे बड़ी समस्या लगता है। ओके सर। तो बेसिकली अगर हम कहें तो यहाँ पे बात यह है कि समस्या मोबाइल से ज्यादा हम खुद ही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही उसका ओवर यूज करके अपने लिए, जो एक तरह से हमारे लिए यूजफुल चीज थी, उसको हम काइंड ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग गलत हैं, गलत हम लोग नहीं हैं। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी जो है, वो एक आपने केमिकल सुना हो डोपामिन, जो हमारे दिमाग के अंदर रिलीज होता है। यहाँ पे होता है उसका वो ग्लैंड यानी ग्रंथि, तो वो क्या करता है, ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। अब मोबाइल के अंदर क्या है, आप जब रील्स स्क्रॉल करना चालू करेंगे इंस्टाग्राम पे या किसी भी अन्य ऐप पे, जब आप कंटेंट स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो कंटेंट सजेस्ट होने लगेगा जो आप चाहते ही नहीं थे कि मैं देखूं। आपको कभी कभी क्या है, न्यूड पिक्चर्स आने लगेगी, या फिर आपने अपने दोस्त से कॉल पे बात की कि मुझे नए जूते खरीदने हैं, आप किसी ऐप सोशल मीडिया ऐप को खोलेंगे तो आपको जूतों के एड्स दिखेंगे। ये कैसे हो पा रहा है? ये हमको कंट्रोल किया जा रहा है, इसके यूजफुल नहीं है, इतना यूजफुल बनाया गया है, ये इतना यूजफुल नहीं है, इससे ज्यादा यूजफुल कंप्यूटर है। मोबाइल आज ज्यादा बड़ी समस्या है। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, तो जैसे आपने भारतीय दर्शन पे काफी कुछ चीजें पढ़ी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा, अगर हम कह सकते हैं, एस्पेक्ट है अपने आप में। तो मैं बिल्कुल आपसे उसके बारे में जानना चाहूंगी। जी, स्पिरिचुअलिटी अगर आप बात करना चाहते हैं, जैसे हम लोग अध्यात्म बोलते हैं हिंदी में। आप बुरा मत मानना, मुझे हिंदी पसंद है इंग्लिश से, हालांकि मुझे इट्स इंग्लिश ओके, आती हाँ। है पर मैं उसे तो उसे अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म बचपन से शुरू होता है। जब बच्चा छोटा होता है उसे अध्यात्म तभी से मिल जाता है। कैसे? जब आप बच्चे को कोई नया शब्द सिखाते हैं तो उसके ऊपर निरंतर उसको बोलने का प्रयास करता है, और जब कोई कार्य निरंतर किया जाता है उसे अध्यात्म कहते हैं। हम लेखक हैं, अगर कुछ लिखते हैं और उसे लगातार लिखते रहते हैं तो उसके ऊपर मुझे इतना अनुभव हो जाता है कि फिर मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। एकदम इसे कहते हैं ना, जीरो माइंड, फ्री हो जाता है, एकदम न्यूट्रल। और फिर आप जो चाहते हैं वो लिखता चला जाता है, उसकी लय बन जाती है, छंद की तरीके से आप जी जी। लगातार लिखते रहते हैं। और यही स्पिरिचुअल सॉरी अध्यात्म का काम है, कि अध्यात्म करता क्या है, हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर देता है कि उसके बाद फिर हमें किसी चीज को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आपने सुना हो, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे रजनीश ओशो, शायद आपने नाम सुना हो। बिल्कुल या सर। फिर आपने, हाँ, सुकरात का नाम सुना हो। तो जी इन्होंने काफी ज्यादा पढ़ाई की थी दर्शन के बारे में, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया था फिर इन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो सो बताते हैं तो उनसे कोई प्रश्न करता था उस तभी उनका दिमाग काम करना चालू करता था, उससे पहले वो स्विच ऑफ हो जाता था एक तरीके से। तो यही काम हम लोगों के साथ हो जाता है अगर हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। और अध्यात्म का काम क्या है? दर्शन के अंदर अध्यात्म नहीं है,
अगर देखा जाए, अध्यात्म दर्शन में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शन का काम होता है, दर्शन जिसे हम कहें, उसे दर्शन को एक हिंदी में अगर अंग्रेजी में कहें तो व्यू, दर्शन यानी व्यू। व्यू का अर्थ होता है हमें दुनिया देखने का नजरिया। दर्शन शास्त्र की दुनिया देखने का नजरिया। और बस दर्शन शास्त्र के तक वही बताया गया है कि दुनिया को किस तरीके से देखा जाए। ओके सर। सर जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग तो बहुत लगता है, बट देयर इज वन थिंग कि आप अगर आप इंडिया में हैं या आप कहीं पर भी हैं, तो फिलोसफी से अगर मान लो कोई रीड करना भी चाहता है उसको एज अ करियर, यू कांट चूज इट बिकॉज फॉर सम रीजंस उसकी कुछ बहुत ज्यादा अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज या कुछ बोले तो नहीं है। तो आप उसके लिए क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट है बट दे आर अफ्रेड कि कोई करियर ऑप्शंस नहीं है, सो व्हाट शुड दे डू, उनको क्या करना चाहिए? पहला करियर ऑप्शन तो मैंने ही चुना, फिलोसफी मुझे पसंद थी, मैं लेखक बना। करियर ऑप्शन बहुत है। आप फिलोसफी के बाद फिर आप स्पीच देना चालू कर सकते हैं, ये भी एक करियर है। आप इस फिलोसफी की बुक्स लिख सकते हैं। और दूसरी चीज है, समाज में जागरूकता लाने से बड़ा कोई भी करियर ऑप्शन नहीं। अगर आप चाहें तो समाज को जागरूक कर सकते हैं, और इससे बड़ा कोई करियर ऑप्शन नहीं है। दुनिया आपको निरंतर सालों तक याद करेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो उससे बड़ा कोई करियर ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा मानना यही है। दूसरी चीज, दर्शन शास्त्र को एक सब्जेक्ट की तरीके से मत देखो कि हाँ ये कोई विषय है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसको जैसे हम सामाजिक बात की, जब माँ बाप शाम को बैठ के आपको समझाते हैं कि बेटा ये जिंदगी में करना, ये मत करना, इन पे विश्वास करो, इन पे ना करो, जो सामाजिक ज्ञान देते हैं, वही चीज दर्शन शास्त्र भी आपको देता है। जिंदगी जीना सिखा देता है दर्शन शास्त्र। आप उसे एज ए सब्जेक्ट लिया मत करो, बस आप उसे एक जीवन जीने का नजरिया उससे बदलने का तरीका है बस दर्शन शास्त्र। और रही करियर की बात, तो लेखक भी दर्शन शास्त्र का ही करियर है। अमेजिंग सर। जी। सर मुझे बताइए कि आपके नजरिए से लाइफ का क्या मतलब है, जिंदगी जीवन जो भी हम कहते हैं उसका क्या मतलब लाइफ का कोई मतलब नहीं। लाइफ लाइफ एक तरीके से सफर है, जिसे हम जैसे बोलते हैं। मैंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जिंदगी एक तरीके का सफर है। सफर क्या होता है, जैसे हम जब कहीं जाते हैं, मान लो हम गोवा घूमने जा रहे हैं, तो हम बहुत सारे कपड़े रखेंगे, टूथ रखेंगे, जूते भी रखेंगे, 2 जोड़ी हो सकता है 3 जोड़ी भी रखें पॉलिश करके, जिस वजह से वहां जाने के बाद गंदे हो जाए तो फिर क्या पता पॉलिश मिले या ना मिले। तो इस तरीके से हम पूरी तैयारी करते हैं। और लाइफ भी बस सफर की वो तैयारी का वक्त मिला हुआ है। जैसे पता चलता है ना, जब सुबह की फ्लाइट है तो शाम को हम तैयारी करना चालू कर देते हैं। हाँ, सूटकेस के अंदर कपड़े भर दिए, टूथपेस्ट भर दिया, साबुन भर दिया। तो बस वही चीज लाइफ है। लाइफ क्या है, मौत का सफर की तैयारी के लिए मिला हुआ वक्त है। तो इसका आप अपनी तैयारी करिए। बस ये होता है, जब बच्चे को एग्जाम आते हैं तो उसके 15 दिन पहले बता दिया जाता है कि अब एग्जाम आने वाले हैं, इस डेट को आपके एग्जाम। तो बस ये लाइफ भी है, वो मिले हुए 15 दिन जो है वो लाइफ है। आपको इसमें तैयारी करनी है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस एग्जाम के दिन में देखा जाएगा, जिसे हम मौत कहते हैं। है? ओके, सो डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? आपके लिए क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट सच में होता है? जैसे आपने कहा कि हमें एक तरह से मौत के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसके बाद भी क्या कुछ है या फिर दैट इज द ओनली एंड? मौत अंत नहीं है। एक वो गाना आया था कि मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों है। ये मौत अंत है ही नहीं। मौत से तो हमारी शुरुआत हो जाती है। जब हमारी मौत होती है तभी हमारी शुरुआत होती है। ओके। इसको अगर समझना चाहें तो वो इस तरह है कि एक जब मोबाइल होता है तो वो एक तरीके से जब डाउन होता है, उसके बाद फिर उसे रिचार्ज किया जाता है, शाम को लगा सुबह फिर वो स्टार्ट हो गया। इसी तरह हमारी मौत है। बस मौत अंत नहीं है। इसे लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं कि हाँ मौत आने वाली है। तो मौत तो आनी है, वो तो निश्चित है, 100% आएगी। अगर आप चाहो भी, लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि सारे मरेंगे हम ना मरेंगे। आप क्यों ना मरेंगे, आप क्या स्पेशल हो, आप में थोड़ी आते हो, आप भी मरोगे। तो डरना बंद करो। जब भगवान को भी मरना पड़ा, वो एक गाना लिखा था, हमारे पसंदीदा लेखक है कुमार विश्वास, उन्होंने लिखा था, जो आता है वो जाता है, तो किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। आना जाना लगा है बस। हाँ, बिल्कुल। ग्रेट सर। तो सर आपकी अभी तक की लाइफ में से कोई ऐसे 3 मोमेंट्स बताइए जिनमें
आपको अपनी लाइफ की बिगेस्ट लाइफ लेसन्स मिले हैं जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे? जी, ये तो पहला तो ये मौत वाला है। मेरे जो अभी ग्रैंड पा हैं वो अभी 8 महीने पहले एक्सपायर हुए हैं। इससे पहले हमें भी लगता था कि मेरे मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती थी तो हमें दुख नहीं होता। अपनी रियलिटी बता रहे हैं। वो एक दिखावटी दुख होता है कि हाँ कोई मर गया है तो अब उसके दरवाजे में जब आप जाओगे तो ऐसा चेहरा बनाना पड़ता है कि हाँ दुख है हमें, लेकिन अंदर से दुख नहीं होता है। लेकिन कोई अपना गया तब पता चला कि हाँ सच में दुख होता है। और फिर पता चला कि हम भी मरेंगे। हमारा जब मेरे दादाजी थे उन्होंने ही मुझे दर्शन शास्त्र सिखाया। वो जो हम जानते हैं लगभग समझो वो उनके ही देन है। मेरे डैडी भी अच्छी तरीके से दर्शन शास्त्र को जानते हैं, तो उन लोगों ने ही मुझे बताया। जो वो लोग बताते थे मैं उसी पर ध्यान देता था। और बाद में पता चला कि इतना होशियार बंदा जो मौत के बारे में सिखाता था आज खुद मौत हो गया, वो खुद मारा गया। तब मुझे लाइफ का पता चला कि हाँ लाइफ होती क्या है रियलिटी। फिर मैंने उसके ऊपर लगभग 1-2 महीने में डिप्रेशन में रहा। तभी मैंने ये अपनी बुक लिखी थी जो आप अभी पब्लिश हुई है, कि मैंने तभी लिखी थी। दूसरा लेसन मुझे मिला अपने स्कूल से। स्कूल में क्या होता था, दोस्तों के साथ होते हैं तो 4-5 तरीके की बातें चलती हैं। कुछ गंदे स्वभाव के भी होते हैं, कुछ चोर स्वभाव के होते हैं, अलग अलग स्वभाव के बंदे होते हैं। तो मैंने जब उन सबको देखा तो पहले तो उनमें घूमना चाहता है कि हाँ चलो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरे स्कूल में आतंक मचा रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त बाद आपको पता चलता है कि हाँ ये आपके साथ में सभी लड़के मेरे साथ रहते हैं अभी भी। जो मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मुझसे ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। तब मेरे को समझ आया जब शहद से भरा हुआ छत्ता होता है ना तो उसमें ज्यादा मधुमक्खियां लगती हैं, इंसान ज्यादा आते हैं उसको तोड़ लेते हैं। जिस दिन उसको निचोड़ लिया गया शहद खत्म, छत्ते की कोई वैल्यू नहीं, छुट्टी की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए आप एक शहर का छत्ता हो, लोगों का इंटरेक्शन कम पाइए, हो सके उन्हें अच्छा पाइए। पर ये नहीं है कि हाँ उनके साथ इतने ज्यादा ज्वाइन हो जाओ, जितने ज्यादा इंटरेक्ट हो जाओ कि फिर अपना शहर ही गवा गए। मेरा बस अमेजिंग सर। यस, सो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो आप से शेयर करना चाहेंगे? मैसेज तो बस एक है, अभी तो बस अपना प्रमोशन करना है। लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ अगर ये वीडियो जितने लोगों के पास जाए एक बार मेरी बुक को ट्राई करें। ये मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने उसको गौर से पढ़ा, थोड़े दिमाग से पढ़ा कि हाँ सही से उसमें नॉलेज देखी, तो ये मैं गारंटी देता हूँ आप उसके बाद उस बुक को छोड़ नहीं पाएंगे। 4 लोगों को और सजेस्ट करेंगे हाँ एक बार बस ट्राई करिए अगर पसंद आए। क्योंकि मैं 16 साल की मेहनत को एज में इतनी मेहनत कर रहा हूँ समाज के लिए। मुझे नहीं चाहिए कोई रॉयल्टी, मैं नहीं चाहता मुझे कुछ मिले, पर मैं ये चाहता हूँ मेरी किताब सबके पास। बस यही मैसेज है मेरा आपकी ऑडियंस के लिए। दैट्स ग्रेट सर। एंड आपकी बुक ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग भी है, सो आई थिंक यस लॉट्स ऑफ पीपल वुड लव दिस बुक एंड वो चाहेंगे इसको रीड करना। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस एसडीएसएच पब्लिकेशन के साथ में कैसा रहा एंड क्या आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज? जी मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आपका जो आपकी वो सर्विस है वो तो काफी अच्छी है। मैंने आपको जब शुरुआत की हुई थी तभी मैंने बता दिया था कि मैं सबसे अच्छे पब्लिकेशन के साथ जुड़ा। ये मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कोशिश करिए कि ये जो फेसबुक एड्स है, क्योंकि मैंने बताया अभी मोबाइल का यूज ज्यादा हो रहा है, तो एड्स चलाइए। किसी की बुक आ रही भले ही थोड़ा ज्यादा चार्ज बढ़ा दीजिए, पर गूगल एड्स हो गए, ट्रू एड्स हो गए, इंस्टा एड्स हो गए। और हो सके तो 4-5 क्रिएटर ऐसे रखिए, यूट्यूब पे क्रिएटर होते हैं, इंस्टा पे जो रील्स बनाते हैं उनसे ज्वाइन हुई उनके साथ फिर उन्हें प्रमोट कीजिए, जिससे वो कोई होता है स्टोरी कोलैब हो गया, कोई स्टोरी कोलैब करके बुक की प्रमोशन हो जाए। और वो रील्स कोलैब करके प्रमोशन करें आपकी बुक का, तो इससे ज्यादा आपकी भी ग्रोथ होगी, हमारी भी ग्रोथ। Yes. Thank you so much, sir, for this wonderful suggestion. And it was really amazing interview. काफी कुछ आपसे सीखने को मिला. So thank you so much for this wonderful interview. Thank you.